नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जो हम शुरू से रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यूपीएससी और तमाम स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम जो भी पढ़ते हैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स, और अदरवाइज़ और भी अपने वीडियो में कोई भी बात इसलिए फजूल की नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर हम जितनी सी भी बात करें तो पढ़ाई की बात करें, इसलिए आप लोगों का भी कंसंट्रेशन और डेडिकेशन बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांस क्लेवरिंग, मानसन और बार्डवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सौ परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था तथा ऐसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार बनने हैं कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 1773 के रॉयल एक्ट के तहत हुई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। कंपनी के कर्मचारी को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अध्यक्षन की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। 1773 के चाय और चाइना या चाय और चीन जो भी कहें, चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यहाँ से भी फ्रेंड्स बार बार प्रश्न बने हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यहाँ भी प्रश्न बने फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत 100 परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत फ्रेंड्स? इस एक्ट के तहत क्या बोल, सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत 100 परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया।
1833 का एक्ट के अंतर्गत ये सब हुआ है फ्रेंड्स। आते हैं, आइए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये सब हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कंपनी के भारत का संवैधानिक विकास का ये पूरा हुआ। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट MCQ जो हैं, इसमें मैं घटना चक्र से रिवीजन कर रही हूँ। ये जो टॉपिक अभी मैं बता रही हूँ ना, ये टॉपिक BPSC और स्टेट PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी थी फ्रेंड्स? आइए इससे हम समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यहाँ भी प्रश्न बने हैं कि किस चार्टर एक्ट अधिनियम में के दौरान भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ कर दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों आएंगे फ्रेंड्स। आइए इन बॉक्स से पढ़ के अपने डाउट को क्लियर करें। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर अधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया।
चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी रही। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे भारत के संवैधानिक विकास की एक छोटी सी झलक बोले या रिवीजन बोले। इससे हम मेरा रिवीजन हुआ कंप्लीट। और जब फिर हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे, उसमें वो हमारा साइंस का टॉपिक होगा, उसका भी हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए और MCQ लगाते रहिए।